गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मैट्रिसेस का पार्ट हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना लीनियर अलजेब्रा, है ना। उसमें हम शुरुआत करेंगे वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस में हम चार पांच चीजें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे वेक्टर स्पेस क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती है। तो जनरली 8 9 10 प्रॉपर्टी इसमें होती हैं। ठीक। तो अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई अगर हर चीज का 9 10 प्रॉपर्टी चेक की जाएंगी तब तो सवाल ही बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होगा हमारे पास कि हम 10 प्रॉपर्टी चेक करें। तो हम उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट में लाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रह सकती है कि वेक्टर स्पेस बन जाए वो, है ना। यानी कि अपने काम को आसान बनाने के लिए। ठीक। तो वहीं से हम डिफाइन करेंगे फिर सब स्पेस क्या होते हैं, है ना। सब स्पेस डिफाइन करने के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा लीनियर स्पेन क्या होता है, एल आई एल डी क्या होते हैं। ठीक। लीनियर स्पेन करने के बाद और एल आई करने के बाद हम जाएंगे किसकी तरफ, बेसिस की तरफ, है ना। बेसिस क्या होती है, फिर बेसिस करने के बाद डायमेंशन क्या होती है। इतना सब करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, कॉलम स्पेस क्या होते हैं, नल स्पेस क्या होते हैं, ये सब चीजें। ठीक। ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा, इतना सब करने के बाद कोशेंट ग्रुप। ठीक। फैक्टर ग्रुप जो भी होते हैं उनको, फैक्टर ग्रुप मतलब फैक्टर वेक्टर स्पेस जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इतना सब करने के बाद लगभग ऑलमोस्ट वेक्टर स्पेस का काम तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अपनी स्टार्ट हो जाती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। तो ये सब हमारा हमारा सीक्वेंस रहेगा जैसा कि हमने पहले लेक्चर में ही बोला था, है ना। तो शुरुआत करते हैं किससे, वेक्टर स्पेस से। लेकिन वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने से पहले हम दो तीन चीजें हैं, दो तीन टर्म है उनको डिफाइन कर लेते हैं। इंटरनल कंपोजिशन क्या होते हैं, इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से काम करने वाले। ठीक। जैसे कि आपके घर के मेंबर, है ना। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप पार्टनर्स किसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, अपने घर के आदमी को प्रेफरेंस देंगे इंटरनली, है ना। तो अ कंपोजिशन स्टार इज सेड टू बी एन इंटरनल कंपोजिशन इन द सेट बी। तो सेट बी के अंदर ही कहलाएगा ये इफ एनी अल्फा बीटा जो बी के ही मेंबर है तो उनके ऊपर आप जो भी ऑपरेशन लगाएंगे स्टार ऑपरेशन, तो उनका जो ऑपरेट वैल्यू है वो किसके अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए, बी के अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन, है ना। यानी कि और वो कैसा होना चाहिए, फिर अपने आप में यूनिक होना चाहिए। इंटरनल कंपोजिशंस आल्सो नोन एज द बाइनरी ऑपरेशंस। तो यानी कि बाइनरी मतलब दो चीजों को एक साथ लिया गया है और उनके ऊपर ऑपरेट कराने के बाद उसी के अंदर बिलोंग करनी चाहिए बाइनरी। और यही डेफिनेशन होती है किसकी, मिलती जुलती है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी जो अपनी हम ग्रुप डेफिनेशन में पढ़ते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहलाती है ना। अगला है इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, अ कंपोजिशन ओ इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन इन सेट पी ओवर द फील्ड एफ। यानी कि इस बार बाहर का व्यक्ति एक कोई आएगा, ए जो फील्ड का स्केलर होगा, फील्ड से आएगा और एक वेक्टर वी लिया जाएगा डोमेन स्पेस का, अपने जो भी वेक्टर स्पेस है उसका। सॉरी अभी वेक्टर स्पेस तो है नहीं, वेक्टर स्पेस तो डिफाइन नहीं दिख रहा ना, बी सेट, एक सेट बी होगा। तो ए इंटू बी मिलके वो वी में ही बिलोंग करना चाहिए। तो और वो अपने आप में कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक। फिर इसमें आता है वेक्टर एडिशन। अगर मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और इसका जो डोमेन दे रखा है वो ये डोमेन दे रखा है अनबाउंडेड डोमेन। ठीक है। मतलब मैंने तो शेडेड कर दिया, मतलब ये अनबाउंडेड भी हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है, जैसा भी हो। अभी हम बस एडिशन में इंटरेस्टेड है ना। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन का रूल होता है पैरेललोग्राम। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे ऐसे करके और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे ऐसे करके। तो इन दोनों वेक्टर का सम कहाँ आ गया, ये आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया अपना, है ना ये। तो ये इन दो वेक्टर का सम, यानी कि ये दो वेक्टर क्या है, एकदम जो हमारा रीजन है ये वाला रीजन, इसी के ही दो वेक्टर हैं और जो बिल्कुल एकदम कहाँ है, बाउंड्री पर, है ना। लेकिन उनका सम कहाँ है, ये। तो ये जो सम है वो कहाँ है, हमारा एकदम आउटसाइड द कैसा गया, रीजन है ना। तो हम यहां पे बोलेंगे वेक्टर एडिशन फील्ड।
तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन हमारा जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंग फेल हो गया। अगर यही चीज हम पूरे एक्स वाई प्लेन पर रखते हैं, है ना, या आप इसको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख लीजिए और वेक्टर भी दोनों कहां ले लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लीजिए। ठीक है, इस बार हमने रीजन ले लिया पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे करके, है ना। ठीक है, आप कोई भी दो वेक्टर उठाएंगे ऐसे करके, दो वेक्टर ये, तो इनका जो सम होगा वो कहां जाके मिलेगा, यहां पे जाके मिलेगा। तो यानी कि इस बार सम कहां है, इनसाइड द रीजन। तो आपके पास दो तरीके की चीजें हैं, यानी कि आपका जो भी स्ट्रक्चर सेट एस या वी जो भी दे रखा होगा, तो उसमें डिपेंड करेगा कि वेक्टर एडिशन इंक्लूजन है या इनका एक्सक्लूजन है। तो सम इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द आवर चूजिंग रीजन, है ना। तो हेयर एडिशन कैसा हो गया, हेयर वेक्टर एडिशन पास। तो यहां तो पास हो गया भाई। अब बात आती है किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे कि रैंडमली आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसका जो रीजन है वो कितना है, एक्स वाई, मतलब अपर हाफ प्लेन है, अपर हाफ। ठीक, और आपने क्या ले लिया, एक वेक्टर ले लिया यहां पर इस तरीके से। ठीक, आपने अगर इस वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया वेक्टर को आगे ऐसे करके, ऐसे करके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास है, क्योंकि वो कहां है, अपर हाफ प्लेन में ही है। जैसे ही आप इस वेक्टर का v का नेगेटिव टाइम लेने जाएंगे तो वो आएगा नीचे की तरफ ऐसे। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा है, फील्ड। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन फील्ड हो गया एकदम, है ना। अगर यही अपना रीजन होता फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो अब ये वेक्टर आप कोई उठाएंगे रैंडम, तो इसका स्केलर टाइम कैसा दिखेगा, स्केलर टाइम ऊपर की तरफ भागेगा या फिर नीचे की तरफ भागेगा। तो इस बार कैसा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो गया, यानी कि इसके पास भी दो तरीके की चॉइस है अकॉर्डिंग टू द रीजन। ये पास भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है ना। तो यानी कि सिंपल वन चीज है कि वेक्टर की आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम में। वेक्टर में वेक्टर ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं होती। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, तो वेक्टर मल्टीप्लाइड विद स्केलर। सही है, वेक्टर आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, है ना। तो ये दो चीजें क्लियर है, वेक्टर एडिशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब डेफिनेशन आती है वेक्टर स्पेस की। सो नाउ अ वेक्टर स्पेस बी ऑफ बी ओवर एफ कंसिस्ट ऑफ, वो क्या क्या चीज कंसिस्ट करता होगा, हमने एक रूल डिफाइन कर रहे हैं, है ना। A rule that is called vector addition which is closed in V such that vector addition close तो कराया है, लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ कराया है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होना चाहिए, जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट होनी चाहिए। चार प्रॉपर्टी तो ये रखी है ना, किसके रेस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टी ये। ठीक, और चार प्रॉपर्टी ये हैं। ठीक, रूल दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच इज क्लोज्ड सच दैट, ये चार प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें ये दो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाती हैं इनडायरेक्टली। ये है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, स्केलर का वेक्टर के ऊपर और वेक्टर का स्केलर का फिर से वेक्टर के ऊपर ही है। एंड देन V इज कॉल्ड, ये चार प्रॉपर्टी, ये वाली चार पीछे वाली आठ हो गई। एंड देन B इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F विद द एवर प्रॉपर्टी अलोंग विद, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने नीचे इंडिकेट किया है, तो लोग स्टार्टिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, हमने नीचे लिख दिया है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सही है, तो ये हमारी 8 और 2 10 प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट V, नॉन एम्प्टी सेट V सेटिस्फाई करता है, तो ऐसी चीजों को हम फिर नाम दे देते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक, एग्जाम्पल की बात ज्यादा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सही है, सो इसमें क्या फैक्ट है, रिमेम्बरिंग फैक्ट, अगर K इज फील्ड है और F उसकी एनी सब फील्ड है, सही है, देन K ओवर F इज ऑलवेज वेक्टर स्पेस, तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा। और अगर
एफ उस एनी फील्ड है और के उसकी प्रॉपर सब फील्ड है। तो के तो यानी कि प्रॉपर सब फील्ड के ऊपर फील्ड आ गई, यानी कि इस टाइप की चीजें क्यू ओवर आर या क्यू ओवर सी, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे। सही है, यानी कि कहने का मतलब ये है ना। तो ये हमारे दो रिमेंबरिंग फैक्टर हैं वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, है ना, ओवर द फील्ड ऑब्जर्वेशन है। तो नाउ जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बोलकर आए थे कि भाई वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए 10 प्रॉपर्टी है ना, तो 10 में से सब होल्ड होंगी, तो अपने काम को आसान बनाना है। सही है, तो डज द ऑल प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर अ सबसेट W ऑफ V और ऑफ अ वेक्टर स्पेस B ओवर F। सही है, तो जैसे मान लो आपके पास ये कोई वेक्टर स्पेस है और W उसका ये सबसेट हो गया W, तो क्या जो सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस होल्ड कर रहा है, क्या वही प्रॉपर्टी W भी होल्ड करेगा? ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो डाउट के तौर पर है वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एक तो जीरो वेक्टर पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। क्या पता इसका जीरो वेक्टर यहाँ बी का जीरो वेक्टर तो यहाँ है लेकिन डब्ल्यू के पास आए ही ना, है ना। तो एक तो डाउट है किसके ऊपर? जीरो वेक्टर के ऊपर, है ना। दूसरा, अभी हम देख कर आए थे ग्राफिकली कि वेक्टर एडिशन के ऊपर डाउट है सबसे ज्यादा। वेक्टर एडिशन, क्या वेक्टर एडिशन होल्ड होगा या नहीं होगा? जैसे कि आप दो वेक्टर, एक ये वेक्टर ले लो एक ये वेक्टर ले लो, तो इनका जो सम होगा फिर वो निकल के बाहर निकल जाएगा फिर तो, है ना। तो वेक्टर एडिशन पे बहुत डाउट है कि वेक्टर एडिशन पास करेगा नहीं करेगा डब्लू। ठीक। तीसरी चीज है कि वो भी हमने ग्राफिकली देखी थी अभी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड होगा? इसके ऊपर भी सबसे बड़ा डाउट है ना। और चौथी चीज है इसमें, एक चीज और रहती है डाउट में, एडिटिव इनवर्स। इन चार चीजों पे सबसे ज्यादा डाउट रहता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्यों ट्रू हो जाएंगी? क्योंकि जो चीज पूरे वी के ऊपर ट्रू है वो डब्ल्यू के ऊपर तो ट्रू होंगी होंगी मल्टीप्लीकेशन में, तो उनमें इतना ज्यादा डाउट नहीं रहता है। ठीक है ना। सो ये चार प्रॉपर्टी जो हमारी रहती है मेन, इनमें डाउट है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो भाई आपने 10 में से 4 तो चूज कर ली, क्या इनमें से भी कुछ कम किया जा सकता है? सो हाँ, उसके लिए हमने एक चीज और दो चीजें प्रूफ की हैं कि वो कौन सी हैं। तो वो ये दो प्रॉपर्टी हमने ये यूज की है। पहली प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि जीरो, जब किसी भी वेक्टर की जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, ऐसा हमने पहला प्रूफ किया है। ठीक है, बाई कैंसिलेशन लो, वेक्टर स्पेस के अंदर कैंसिलेशन लो होल्ड होते हैं, है ना। और दूसरा है, अगर किसी भी वेक्टर का -1 टाइम करेंगे स्केलर टाइम, तो वो वेक्टर का नेगेटिव टाइम हो जाएगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक, तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए पहले इतना प्रूफ किया है, 0 इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, वो तो ट्रू है, वो हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। तो यानी कि ये ट्रू होते ये वाली बात ट्रू, ये वाली बात ट्रू, ये वाली बात ट्रू। ठीक, तो यानी कि हमने प्रूफ क्या कर दिया, किसी भी वेक्टर का स्केलर टाइम वो निगेटिव ऑफ वेक्टर बन गया, -1 टाइम निगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया। तो ये हो क्या गया, तो ये तो बन क्या रहा है, जो वी का क्या बन गया, फिर एडिटिव इनवर्स बन रहा है, फिर तो ये तो एडिटिव इनवर्स जैसा काम कर रहा है। और यही साथ में क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है किसका, वेक्टर v का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स इज जस्ट व्हाट, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो वेक्टर एडिशन हो रहा है, ये दो वेक्टर का एडिशन, और यही स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। तो ये दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका सम मिलके कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो एडिटिव इनवर्स की एग्जिस्टेंस ये बता रहे हैं मिलके दोनों जने। तो यहां से कहा जाए तो फाइनली वी कैन से दैट, तो इन दिस केस वी कैन से कि भाई तुम्हारी भी जरूरत हमें अब नहीं पड़ेगी, तो हमारा काम केवल और केवल इन तीन से ही चलेगा। तो यहां से इन तीन प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाता है वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए। तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे किसी भी सेट को चेक करना हो तो उससे बड़ा स्पेस उठा लेंगे, उससे बड़ा स्पेस उठा लो ये, तो उसके अंदर छोटा स्पेस हमारा वो हो गया जिसको वेक्टर स्पेस चेक करना है, तो उसको इसका सबसेट बना लेंगे W, और W को प्रूफ कर देंगे सब स्पेस, और जितने भी सब स्पेस होते हैं
वो अपने आप में बन जाएंगे वेक्टर स्पेस। ये प्रोसेस होती है वेक्टर स्पेस बनाने की स्मार्ट वे में, है ना। सो नाउ वी आर डिफाइनिंग सब स्पेस। सब स्पेस क्या होते हैं, है ना। अगर बी ओवर एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है और W with a non-empty subset of vector space, ठीक, then W is a subspace of V if, तो यानी कि W सबस्पेस तो बनेगा ओवर द सेम फील्ड, तो इसकी फील्ड सेम ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि W अलग किसी और फील्ड पे बन जाएगा। तो उसमें क्या है, जीरो वेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन W। जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। वेक्टर एडिशन शुड बी क्लोज्ड इन W और स्केलर मल्टीप्लिकेशन शुड बी क्लोज्ड इन W। तो ये हमने डेफिनेशन दी है सब स्पेस के लिए, ठीक। तो अब इस चीज को, और अब भाई तुम भी तीन जने हो, हम तो आलसी आदमी है, हमें तो शॉर्टकट चाहिए, है ना, कि इतना सारा कौन चेक करेगा तीन प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी बता दो जिससे सारे कुछ चेक हो जाएं। तो इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद हमारी जो बनती है वो बनती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस B ओवर F इज दैट फॉर एनी स्केलर जो फील्ड से आता होगा एंड फॉर एनी वेक्टर जो W के मेंबर हो। तो जनरली लोग, हम मैंने तो जो डिफाइन किया है वो ए अल्फा प्लस बीटा मस्ट बिलोंग्स टू द W, लोग ऐसे करके डिफाइन कर देते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग्स टू W। बात तो वही है, आप बी बीटा कर क्या रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं। वो तो मैंने यहीं कर दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन ये आ ही गया, ठीक। तो यानी कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने बनाई है। इसका प्रूफ होता है, जनरल प्रूफ है, एकदम बहुत ही सिंपल, आप कर सकते हैं ना। मैं प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर भी हिंट के तौर पे बता देता हूं। अगर W सब स्पेस है तो वो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन, तो ये वाली बात फ्री में ट्रू हो जाएगी। अगर W सबसेट है तो A के पास चॉइस है, B के अल्फा बीटा के पास चॉइस है ना, तो आप बीटा को पुट कर देना 0, तो A अल्फा W में आ जाएगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। A को 1 रख दोगे तो अल्फा प्लस बीटा W के पास आ जाएगा, वो वेक्टर एडिशन है। और अल्फा बीटा दोनों को 0 रख देना, 0 बन जाएगा, तो 0 वेक्टर की प्रेजेंस आ जाएगी, है ना। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक, सही है। अब बात आती है सब स्पेसिस ऑफ आर। सब आर के सब स्पेस कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो आर के सब स्पेस की बात करी जाए तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आर का सब स्पेस, तो ये तो आर स्क्वायर हो गया, है ना। आर की तो लाइन ऐसी दिखती होगी बिल्कुल सीधी एक की लाइन। तो आर के सब स्पेस, अगर आपने कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लिया, ए ग्रेटर देन 0 सिंगल वेक्टर, तो ये तो कभी वेक्टर स्पेस बनने से रहा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 हो गई नहीं प्रेजेंट, ना ही उसका स्केलर टाइम जाएगा ना ही उसका एडिशन जाएगा। कोई एडिशन के लिए कम से कम 2 वेक्टर तो हो, तो कम से कम, तो यानी कि आर का सब स्पेस कौन कौन रहने वाला है फिर, एक तो 0 और एक खुद इटसेल्फ आर रहेगा फिर, है ना। क्यों, क्योंकि 0 में कितने भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। 0 खुद अपने आप में 0 है, 0 वेक्टर भी प्रेजेंट हो गया। और 2 वेक्टर कौन होंगे, 0 0, 0 प्लस 0 मिलके कितना हो गया, 0 ही रह जाएगा। तो यानी कि 0 भी अपने आप में क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। और आर तो होगा ही होगा, क्योंकि आर अपने आप में वेक्टर स्पेस है, उसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक। तो आर के 2 ही सब स्पेस होते हैं, इटसेल्फ और 0 स्पेस, ठीक। तो यानी कि इतना तो तय हो गया है कि 0 स्पेस सबका सब स्पेस होगा, है ना। आर स्क्वायर के अंदर जब जाएंगे तो ओरिजिन जो होगा इसका वो क्या होगा, इसका सब स्पेस होगा। तो पहला तो यही हो गया कि भाई, ठीक। दूसरा इटसेल्फ, ठीक। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बनाने के लिए आप आर स्क्वायर में ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेंगे, प्लेन तो बना नहीं सकते आर स्क्वायर में। तो आप क्या बना, आर स्क्वायर में प्लेन बनाओगे तो वो खुद यही बन जाएगा। और इसके अलावा डिस्टिंक्ट क्या बन सकता है, तो आप एक लाइन निकाल सकते हैं। वो लाइन ऐसे करके भी जा सकती है, वो लाइन ऐसे करके भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ओरिजिन से होके भी जा सकती है, इस तरीके से, है ना। तो इनमें से वेक्टर स्पेस कौन सी बनेगी, तो यानी कि कोई भी लाइन होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखता होगा लाइन का स्ट्रक्चर। अब अगर वो वेक्टर स्पेस बनती है लाइन, तो वो जीरो ओरिजिन से जीरो, उसमें जीरो वेक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे जैसे ही आप जीरो को जीरो जीरो से सेटिस्फाई करेंगे, तो वाई बराबर कितना, जीरो बराबर जीरो प्लस बी,
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 0 आ गई, तो बाई बराबर कितना रह गया, ए एक्स टाइप का। तो यानी कि ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन जो क्या करती हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन रहती हो, है ना। तो दूसरा वेक्टर स्पेस क्या बन गया, दूसरा सब स्पेस क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन, और वो भी कैसी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जाती होंगी वो आर स्क्वायर का सब स्पेस बनेंगी। ऐसी बात करते हैं किसकी, R3 के सब स्पेसिस क्या हो सकते हैं, ठीक, एक्स वाई, या वाई इधर ले लीजिए, इसको जेड ले लीजिए, ऐसे करके आप अपने घर कमरे का एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, उसकी एक साइड एक्स, दूसरी साइड वाई, और तीसरी साइड जेड, इस तरीके से, ठीक। तो आप R3 में मैक्सिमम क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो ओरिजिन ही होगा इसका सब स्पेस एक, तो 0 0 0, ठीक। फिर अगला क्या, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर जो लाइन है ओरिजिन से पास होकर जाएंगी वो भी सब स्पेस बन जाएंगी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी क्या बन जाएंगी, इसके सब स्पेस बन जाएंगी। तीसरा जो बनेगा वो इट सेल्फ R3 बन जाएगा, ठीक। और चौथा जो बनेगा, यानी कि अब प्लेन बनाने के लिए कम से कम 2 डायमेंशन चाहिए, तो जब आप 3 डायमेंशन में देखेंगे तो आपके पास एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक वाई जेड प्लेन होगा, एक एक्स जेड प्लेन होगा, तो ये भी बनेंगे। तो अगर ये ओरिजिन से पास होंगे, क्योंकि सब स्पेस बनाना है तो सब स्पेस बनाने के लिए ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मतलब जीरो वेक्टर चाहिए। अगर जीरो वेक्टर, अगर ऐसा आपने कोई सब स्पेस, ऐसा कोई प्लेन बना दिया जो ओरिजिन से पास ही ना होता हो, यहां से इतनी दूरी पर हो, तो ये तो कभी वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो जीरो प्रेजेंट नहीं होगा। तो यानी कि ऐसे प्लेन जो ओरिजिन से पास होकर जाते हो वो सब क्या बन जाएंगे, इसके सब स्पेस बन जाएंगे, यानी कि क्या चीज, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये सब क्या बन गए, सब स्पेसिस ऑफ R3, है ना। तो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो बात हो गई R3, R4 R5 में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इनको देखें कैसे, उनको बना ही नहीं सकते ना, तो इसलिए हम उनके सब स्पेस की बात नहीं करते, हम प्लेन तक और R3 तक तो हम इजीली कर लेते हैं, उसके बाद देखना मुश्किल पड़ जाता है ना, ठीक है। सो मैं कह रहा था, तो ये सब स्पेसेस हो गए, है ना। तो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो केवल अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सब स्पेस होंगे वो इनडायरेक्टली अनबाउंडेड होंगे, यानी कि वेक्टर स्पेस कभी बाउंडेड नहीं हो सकते फिर, ग्राफिकली तो यही पता चल रहा है ना। तो जीरो, तो फिर हमने कहा कि जीरो स्पेस इज द ओनली स्पेस विच इज बाउंडेड, ऐसा हमें हमने ग्राफिकली देख के पता लगाया है कि हाँ वेक्टर स्पेस बाउंडेड नहीं हो, अगर बाउंडेड हो गया तो उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन फील्ड हो जाएगा, वेक्टर एडिशन फील्ड हो जाएगा, सही है, इसलिए वो बाउंडेड नहीं बन सकते। होमोजीनियस सिस्टम जो होंगे, होमोजीनियस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक। तो होमोजीनियस सिस्टम जितने भी होते हैं सब क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस भी कह सकते हैं, ना। नॉन होमोजेनियस सिस्टम नेवर फॉर्म वेक्टर स्पेस और या वेक्टर सबस्पेस, और एनी स्टेट लाइन इन Rn, तो कम से कम n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 या 2 से बड़ी रखेंगे, मे फॉर्म वेक्टर स्पेस या वेक्टर सबस्पेस, ठीक। तो ये तरीका है अपना वेक्टर स्पेस इनके ऑब्जर्वेशन का, यहीं से ग्राफिकली हमने देखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R। अगर पहले वाले की बात करें, आर स्क्वायर ओवर आर, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस आर, सही है। लेकिन सब R3 R का मतलब कितना होता है, R3 R का मतलब होता है आर क्रॉस आर, तो ये तो भाई 3 टपल का वेक्टर है, और ये कह रहे हैं 2 टपल का, आप इनके सबसेट ही नहीं है, पहली बात तो जब सबसेट ही नहीं है तो फिर क्या नहीं हो आप, सब स्पेस भी नहीं हो, तो आप तो कभी भी इनके सब स्पेस बनने से रहे, सही है। अब क्यू क्या है, क्यू तो क्या है,
सब फील्ड है आर की, तो आप चेक किसके ऊपर करेंगे, ये ओवर आर चेक करेंगे। लेकिन क्यू ओवर आर तो कभी वेक्टर स्पेस बनता ही नहीं है ना। तो यानी कि ये कभी भी सब स्पेस भी नहीं बनेगा, ये भी सब स्पेस नहीं बनेगा इसका बेचारा, इसकी तो वैसे बैंड बज गई। पहली प्रॉपर्टी, पहले शुरुआत में ही हमने बोल दिया था कि ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। जीरो, जीरो तो आर का सब स्पेस होता ही है, तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में सब स्पेस बन जाएगा। ठीक, ये कैसा सिस्टम है अगर देखा जाए, तो दिस इज अवर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि ऐसे एक्स वाई जेड चूज करने हैं जिनका सम मिलकर वन आता हो। तो जीरो वेक्टर तो यहाँ कभी प्रेजेंट होगा ही नहीं, जीरो 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 कभी इसको सेटिस्फाई नहीं करता होगा, तो आप भी कभी भी सब स्पेस नहीं बनने वाले। ठीक, अब ये कह रहा है कि ऐसे वेक्टर जो ए बी, 3ab प्लस सी इस टाइप की चीजें होल्ड करते हो, आप इसको सी जैसा मान लो। तो सी बराबर कितना, 3a प्लस 2b, यानी कि 3a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी कंडीशन है, ये तो होमोजीनियस की कंडीशन है, और होमोजीनियस सिस्टम कैसे बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बना देंगे, तो ये वाला सब स्पेस बन जाएगा। बाय डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा ही स्ट्रक्चर आना चाहिए फिर सब स्पेस बनाने के लिए, है ना। ठीक, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में कहना है आपने वो एक्स वाई जेड चूज करने हैं जिनमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या बनता हो, जीरो बनता हो। तो जैसे कि मान लो आपने 1 0 0 लिया, सही है, और एक वेक्टर ले लिया 0 1 0, यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो और एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया 1 1 0। लेकिन यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट कैसा है, 1 हो गया। तो आपकी तो डिमांड ये है कि भाई वही एक्स वाई लेने हैं जिनका, वही एक्स वाई जेड लेने हैं जिनका एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो आता हो। लेकिन वेक्टर एडिशन करने के बाद वो तो इनकी बात को मानता ही नहीं है, तो आप भी कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकते। ठीक, इनके बारे में बताइए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये नीचे के 3 बढ़िया क्वेश्चन एकदम। ऑड पावर, आप कोई भी रैंडम लेकर आइए, आप कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, एक्स वाई, x1 y1 z1, ठीक है, जो इस बात को सेटिस्फाई करता हो, सही है। और दूसरा x2 y2 z2, तो इनकी जो इमेज दिखती होगी वो दिखती होगी x1 y1 की पावर 5 या 3 और z1 की पावर 5, ऐसे ही यहां दिखती होगी x2 y2 की पावर 3 और z2 की पावर 5, सही है। आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद पता चलेगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 की पावर 3 प्लस y2 की पावर 3 कॉमा z1 की पावर 5 प्लस z2 की पावर 5, इस टाइप का। तो यानी कि आपको एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो ये तो यानी कि x1 x2 क्या है, कोई भी रियल नंबर, तो उनका सम कोई भी रियल नंबर, तो ये तो बेचारा बन जाएगा a। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है y1 की पावर 3 प्लस y2 की पावर 3 का सम किसी नंबर की पावर 3 हो। अगर ऐसा एग्जिस्ट कर गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। सो मान लो जैसे y1 आपने अंडर रूट 2 ले लिया, उसकी पावर 3 कितनी, 2 अंडर रूट 2, आपने अंडर रूट 3 ले लिया तो उसकी भी पावर 3 कितनी, 3 अंडर रूट 3, इन दोनों का सम 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी 3 पावर करने पर ये नंबर बन जाए। तो इनडायरेक्टली आपको ढूंढना क्या है, तो मान लो y1 की पावर 3 की वैल्यू अल्फा आई और y2 की पावर 3 की वैल्यू बीटा आई। तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसकी 3 पावर करने पर वो उसका रूट अल्फा प्लस बीटा बन जाए। तो इनडायरेक्टली वी आर इंटरेस्टेड इन द क्यूब रूट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की पावर 3। तो ऐसा तो मिल जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर के मैक्सिमम रूट कितने होंगे, या तो तीनों रियल होंगे, अगर इमेजनरी आए तो 2 इमेजनरी 1 रियल होगा, तो कम से कम एक तो रियल होगा।
तो एक जो रियल होगा उसी से हमारा काम चल जाएगा, तो इसका रूट हमें मिल जाएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा जिसकी 3 पावर करने पर y1 की पावर 3 और y2 की पावर 3 का सम बन जाता हो। सेम कहानी किसके साथ, z1 की पावर 5 प्लस z2 की पावर 5 के साथ है। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी 5 पावर करने पर वो z1 की पावर 5 प्लस z2 की पावर 5 के सम के बराबर बनता हो। तो अब अगर पांचों रूट रियल है तब तो बात ही खत्म हो गई। अगर तीन रियल होंगे तो दो इमेजनरी होंगे, तब भी बात खत्म हो गई। और अगर 4 इमेजनरी होगा तो कम से कम एक तो रियल ही होगा, तो उस केस में आपको फिर से एक रियल रूट मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये वाला जो है हमारा सब स्पेस बनने को तैयार है, तो ये वाला सब स्पेस बन जाएगा। ठीक, 8वें वाले पे देखिए, आपको ऐसे एक्स वाई जेड चूज करने हैं जिनके 3x² प्लस 4y की पावर स्क्वायर और 5z² मिलकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता हो। अब x क्या है, x तो कोई भी रियल नंबर है, तो उसका स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3x² भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही 4y² भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 5z² भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तो सारे रियल नंबर इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, उनका सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पूरा क्या बन गया इनडायरेक्टली, ये तो R3 बन जाएगा, सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सब स्पेस बन जाएगा। ठीक, नवे वाले में क्या कहना है, एकदम सिंपल है। आपको ऐसा नंबर, अब आप पहले ही बता के चले कि अगर x रियल नंबर होता है तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब या तो ग्रेटर देन होगा या 0 होगा, तो अब ग्रेटर देन तो बन नहीं सकता सम, तो फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड के पास क्या चॉइस है, केवल और केवल 0 0 की चॉइस है। तो केवल ये कौन सा सब स्पेस बनता होगा, 0 सब स्पेस ही बनता होगा। तो ये भी अपने आप में R3/R का क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर, तो आगे बढ़ जाए। आगे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेसिस ऑफ P20R, इनमें से कौन सा P20R का सब स्पेस बनता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बेसिस में बनते हैं, डायमेंशन में बनते हैं, सो ये लीनियर फंक्शनल में बनेंगे, सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बनेंगे। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना क्या ही बताऊं बस। सही है, तो पहला वाला क्या है, आप देखिए, आपने वो पॉलिनोमियल चूज कर रखी है P20R की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी कि ये है क्या, एक रेस्ट्रिक्शन दे रखी है हमें, और कैसी रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, वो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है इक्वल टू 0। तो यानी कि A0, तो कम से कम इनमें से एक वेरिएबल जो होगा बाकी अदर वेरिएबल्स के सम में लिखा गया होगा, एक उनमें इंडिपेंडेंट है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा, एक लीनियर टाइप की चीजें बन जाएंगी, लीनियर एक्सप्रेशन, और वो अपने आप में होमोजेनियस बना देंगे, वेक्टर स्पेस बना देंगे। ठीक है, तो पहला वाला P20R का सब स्पेस बन जाएगा। अगर स्टिल आपको डाउट है तो आप डाउट क्लास में आके पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में। ठीक है, टाइमिंग आप लोगों को पता है कितनी रहती है, सही है। A0 प्लस A1X, अब कैसी रेस्ट्रिक्शन है यहाँ, रेस्ट्रिक्शन है अपनी नॉन होमोजेनियस रेस्ट्रिक्शन, 0 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कभी, तो ये वाला कभी भी P20R का सब स्पेस नहीं बन सकता। अब आपको वो पॉलिनोमियल चूज करनी है जहां पे P1 P3 P7 मिलके 0 बनते हो, तो इनडायरेक्टली ये है क्या है, वी आर सॉल्विंग होमोजीनियस सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू Px। तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो Px ही है, एक मैं करा देता हूं। तो सबसे पहले आप रखेंगे P1, तो P1 रखेंगे तो A0 प्लस A1 प्लस A2 से लेके कितना A20, और वो भी मिलके कितना होगा सम 0 के बराबर। आप P3 निकालने जाएंगे तो P3 का मतलब A0 प्लस 3A1 प्लस 3 स्क्वायर A2 से लेके कहां तक
3 की पावर 20 और A20 मिलके 0। ऐसे ही P7 निकालेंगे तो A0 प्लस 7A1 प्लस 7 स्क्वायर A2 से लेके कितना 7 की पावर 20 और A20 मिलके 0। ठीक, ये रेस्ट्रिक्शंस आई। तो आपके पास कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल हैं 21 और इक्वेशन है 3। तो इनके ऊपर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरीके से, और एक सिस्टम बन जाएगा होमोजीनियस सिस्टम A1 A0 A1 A20 2 से लेके A20 और 0 0 0। ठीक, मैट्रिक्स दिखती होगी 1 1 1 1 1, फिर 1 3 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 से लेके 3 की पावर 20 और 1 7 7 स्क्वायर 7 की पावर 3 से लेके 7 की पावर 20। तो आप इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल लो। इस मैट्रिक्स की आ जाएगी रैंक 3। और होमोजेनियस सिस्टम के ऊपर जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 21 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे फ्री। तो ये बन क्या गया, इनडायरेक्टली होमोजेनियस सिस्टम बन गया। और होमोजेनियस सिस्टम के बारे में अभी हम बोल कर रहे थे कि भाई होमोजेनियस सिस्टम क्या बनाते हैं, हमेशा वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, ये सब स्पेस इसकी बन जाएगी होमोजेनियस सिस्टम। तो ये रिप्रेजेंट किस में हो गई, होमोजेनियस सिस्टम। तो दिस विच इज Ax इज इक्वल टू 0 टाइप होमोजेनियस सिस्टम। सो ये क्या है, ये अपना बनेगा क्या, अब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 1 1 कैसा सिस्टम बन गया, नॉन होमोजेनियस। और नॉन होमोजेनियस कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनते। ठीक है, अब पांचवें वाले में, आपको पांचवें वाले में क्या है, वो पॉलिनोमियल चूज करनी है पांचवें वाले में वो पॉलिनोमियल चूज करनी है जिनका थर्ड डेरिवेटिव आइडेंटिकली 0 हो। तो आप जो भी पी एक्स है, मान लो आपकी ये पी एक्स है, ठीक, आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे और तीसरा डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 3 डेरिवेटिव निकालने के बाद पहले डेरिवेटिव में A0 गायब, दूसरे डेरिवेटिव में A1 गायब और तीसरे डेरिवेटिव में A2 गायब। जब तीसरा डेरिवेटिव बचेगा तो वो स्टार्ट होगा A3 A4 A5 से लेके A20 तक की सारी टर्म आएंगी, और वो उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा बनता होगा, 0 के बराबर, है ना। और उसमें कुछ x की पावर भी आएंगे। 3 डेरिवेटिव के बाद 17 उसकी क्या रह जाएगी, हाईएस्ट पावर रह जाएगी, यानी कि P3XX हैज x की पावर 17 इसके पास होगा, और प्लस समथिंग होगा, और वो भी सब मिलके क्या होगा, 0 के बराबर। तो आप x की पावर 17 के रूट देखने जाएंगे। अब वो तो आइडेंटिकली 0 है, तो अब स्केलर क्या हो जाएंगे, स्केलर उन सबको 0 करना पड़ेगा। तो यानी कि A3 से लेके A3 A4 से लेके A20 ये सारे स्केलर 0 हो जाएंगे। जब ये सारे स्केलर 0 होते ही, तो यहाँ से px का जो फॉर्म बचा वो कितना बचा, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार भी ये बनेगी कैसी, होमोजीनियस सिस्टम जैसा ही बनेगा फिर से। और होमोजीनियस बनते ही इसकी वेक्टर स्पेस बन जाएगी, सब स्पेस बन जाएगी। और ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, तो ये वाली नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप वेक्टर सब स्पेस चेक कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे जो है इसमें गिवन है हमें कि एक W सब स्पेस दिया है और V वेक्टर स्पेस दिया है, सही है। और W X के पास क्या है, X जो है W का एक कोई वेक्टर है, V एक ऐसा वेक्टर है जो W के पास नहीं है। तो हम इंटरेस्टेड है कि X और Y का सम क्या होगा, क्या X और Y का सम W में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सपोज X प्लस वाई इज द मेंबर ऑफ W, मान लो W का मेंबर है, सही है। सो अब X किसका मेंबर है, W का मेंबर है, और W अपने आप में क्या है, सब स्पेस है। तो माइनस एक्स भी क्या होगा, W का मेंबर। W सब स्पेस है तो वेक्टर एडिशन होल्ड कराएगा, तो वेक्टर एडिशन होल्ड कराएगा तो W कहां चला जाएगा,
सॉरी, बाई कहाँ चला जाएगा, डब्ल्यू के अंदर, लेकिन बाई तो डब्ल्यू के अंदर है नहीं, तो यहां से तुरंत पता चल रहा है कि एक्स प्लस वाई कभी भी डब्ल्यू के अंदर तो नहीं जाने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात से हमारा क्या लेना देना। बहुत कुछ लेना देना है। अगला जो टॉपिक डिफाइन है वो इसी के ऊपर डिफाइन किया गया है, वेक्टर एडिशंस के ऊपर, है ना। क्या डिफाइन किया है हमने कि यूनियन ऑफ सब स्पेसिस डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, हम ग्राफिकली इसको देखेंगे, प्रूफ हम इसका इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपके पास एक वेक्टर W1 का अल्फा और एक वेक्टर W1 बीटा का है, तो इन दोनों का सम कहां होगा, अल्फा प्लस बीटा कहां बिलोंग करेगा, व्हाट इज द सम ऑफ, क्या इज अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग्स टू W1 और इज अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग्स टू W2, इनमें से कौन सी बात सही होगी। तो अगर देखा जाए, अभी आपने देखा कि ये सब स्पेस है और एक सब स्पेस के बाहर का वेक्टर है, तो उनका जो सम है वो सब स्पेस के अंदर तो गया ही नहीं। तो वही चीज मैं यहां लगाऊं कि एक सब स्पेस का वेक्टर है, एक उसके बाहर का वेक्टर है, तो उनका सम कभी W1 में नहीं आएगा। ऐसे ही ये सब स्पेस का वेक्टर, ये बाहर का वेक्टर, तो इनका सम कभी भी W2 के अंदर नहीं आएगा। यस और नो। तो ना तो अल्फा प्लस बीटा W1 में गया, ना ही अल्फा प्लस बीटा W2 में गया, तो गया कहां फिर, वो जाएगा बी के पास। ठीक, क्योंकि V क्या है, वेक्टर स्पेस, क्योंकि जो भी वेक्टर W का होगा वो V का भी होगा, जो भी वेक्टर W2 का होगा वो भी B का होगा, तो उनका सम B में ही बिलोंग कर जाएगा फिर। वो W ना तो W1 के पास जाएगा, ना ही W2 के पास, तो इस केस में वेक्टर एडिशन फेल हो गया, है ना। तो यानी कि W1 यूनियन W2, यूनियन में क्या है, एक वेक्टर W1 का आएगा या W2 का आएगा, हमने एक एक दोनों का ले लिया, उनका सम ही होल्ड नहीं कर रहा उनके पास, ना तो वो W1 के पास जा रहा है ना W2 के पास, तो यूनियन यहाँ पे फेल हो गया जब वो अलग अलग है। मान लो आपने कोई भी एक रैंडम वेक्टर जो उनका कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ का नहीं है, एक यहाँ का उठा लो और एक यहाँ का उठा लो, तो फिर से इसी कहानी में पहुंच जाओगे। तो x प्लस वाई का सम जाएगा कहाँ, ना तो W1 के पास जा रहा ना W2 के पास जा रहा, तो उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। सही है, तो यानी कि इन दोनों का सम फिर से कहां पहुंच गया, बाहर पहुंचेगा कहीं यहाँ। तो यानी कि W1 W2 में अगर कुछ कॉमन है तो उस केस में यूनियन फिर से सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक, तो यहां देखना तीसरे केस में W1 यूनियन W2 क्या होगा, W1 तो बड़ा स्पेस है, तो W1 और W1 अपने आप में क्या है, वेक्टर स्पेस, तो उनका यूनियन क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। यहाँ W1 यूनियन W2 क्या होगा, W2 अपने आप में क्या है, वेक्टर स्पेस, तो उनका यूनियन वेक्टर स्पेस। तो यहां से पता क्या चला है, यानी कि दो वेक्टर स्पेसिस का या सब स्पेसिस का यूनियन सब स्पेस तभी बनेगा या वेक्टर स्पेस बनेगा जब वो एक दूसरे के अंदर क्या हो, कंटेन हो, एक दूसरे के अंदर कंटेन होना चाहिए, कोई भी किसी के अंदर हो सकता है ना। तो यहीं से मैंने रिजल्ट लिखा है, अगर V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस एंड W1 W2 इट्स सब स्पेसिस, then W1 union W2 is subspace of B over F if and only if one of them contained in other, तो वो उनमें से एक दूसरे के अंदर कंटेन होना चाहिए तभी होगा। और इंटरसेक्शन के केस में इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस बनती है, ये हम लोग बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ कर आए हैं, तो उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और वहीं से थ्योरम फिर बनती है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर सब स्पेसिस अगेन वेक्टर स्पेसिस, है ना। तो इतना हमारा ये है वेक्टर स्पेस का बेसिक बैकग्राउंड, है ना। आगे जो है इसमें हम डिसजॉइंट स्पेस, लीनियर सम, डायरेक्ट सम, तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।